हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधांशु स्वागत करता हूं आपका आशीष तिवारी यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक वीडियो लेक्चर सीरीज जो बेस आपके बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के सेमेस्टर सेकंड की लोक प्रशासन पर दृष्टिकोण यानी कि पर्सपेक्टिव ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट की एक इम्पोर्टेंट किताब पर, जो कि आपका डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर कोर्स यानी कि डीएससी 4 का सब्जेक्ट है। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू, सोल, रेगुलर या किसी और यूनिवर्सिटी से सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है, क्योंकि इस सीरीज में हम हर चैप्टर को सिंपल भाषा में समझेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को ब्रेक डाउन करेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली और वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अगर आप ड्यू, सोल, रेगुलर, एनसीवैब एंड अदर किसी के भी सब्जेक्ट को समझना चाहते हैं आसानी से, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। एंड सोल से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के सेकंड सेमेस्टर की पर्सपेक्टिव ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट की फोर्थ यूनिट के इस वीडियो लेक्चर में। इससे पहले की वीडियो में हमने थर्ड यूनिट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस किए थे और आज की वीडियो में हम हमारी फोर्थ यूनिट, जो कि हमारी लास्ट यूनिट रहने वाली है, इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो चलिए, आज की जो हमारी यूनिट रहने वाली है वो हमारी रहने वाली है यूनिट 4, लोक प्रशासन में लैंगिक परिप्रेक्ष्य को लेकर। चलिए स्टूडेंट, शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, आज मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं। अगर किसी गांव में सिर्फ लड़कों के लिए स्कूल हो और लड़कियों के लिए ना हो तो क्या होगा? लड़कियां पढ़ नहीं पाएगी और धीरे धीरे जो पूरा समाज है वो पीछे रह जाएगा। तो यही कारण है कि आज जो लोक प्रशासन है उसमें जेंडर पर्सपेक्टिव यानी कि लैंगिक परिप्रेक्ष्य बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गया है। आज के जो हमारा ये लेक्चर रहने वाला है इसमें हम समझेंगे जेंडर पर्सपेक्टिव क्या होता है, फेमिनिस्ट अप्रोच क्या है, जेंडर गवर्नेंस क्या है और महिलाओं के विकास में प्रशासन की क्या भूमिका है। तो स्टूडेंट, चलिए इस चैप्टर की जो इस यूनिट की जो शुरुआत है वो हमें एक छोटे से परिचय से कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा परिचय देख लेते हैं। परिचय में हम देखेंगे लोक प्रशासन में लैंगिक परिप्रेक्ष्य का अर्थ है प्रशासन में महिला और पुरुष दोनों की समान भागीदारी और जरूरतों को समझना। तो स्टूडेंट, आप सबसे पहले समझिए कि जो लैंगिक परिप्रेक्ष्य है वो आखिर होता क्या है। तो लोक प्रशासन में जो लैंगिक परिप्रेक्ष्य है उसका मतलब है कि प्रशासन में जो महिला और पुरुष है यानी कि जो दोनों की जरूरतें हैं उनको समझना ही लैंगिक परिप्रेक्ष्य है। तो लोक प्रशासन में महिला और पुरुष की जो दोनों जरूरतें समझी जाती है उसको ही हम लैंगिक परिप्रेक्ष्य क्या होते हैं। तो स्टूडेंट, पहले प्रशासन में महिलाओं की भूमिका बहुत कम थी और नीतियां भी ज्यादातर पुरुषों को ध्यान में रखकर बनाई जाती थी। तो पहले क्या होता था? पहले जो सरकार की नीतियां बनती थी वे ज्यादातर पुरुष के नजरिए से बनती थी। आप एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझिएगा, पहले गांव में शौचालय कम होते थे लेकिन महिलाओं के लिए यह बहुत बड़ी समस्या थी। तो जब सरकार ने इस समस्या को समझा तब स्वच्छ भारत मिशन जैसे जो अभियान है वे शुरू हुए। तो आधुनिक समय में यह माना गया कि महिलाओं की समस्या अलग होती है, इसलिए प्रशासन में जेंडर सेंसिटिविटी जरूरी हुई। तो स्टूडेंट, आज जो प्रशासन है वो समझ चुका है कि जो महिलाओं की समस्याएं है वे अलग हो सकती है, इसलिए जो प्रशासन में जेंडर सेंसिटिविटी है वो जरूरी हुई। इसीलिए आज सरकार की योजनाओं में महिला सशक्तिकरण, समान अवसर और सामाजिक न्याय को महत्व दिया जाता है। तो इसलिए अब आप देखते होंगे आज की जो नीतियां बनती है वे पुरुषों से ज्यादा एक महिलाओं पे ध्यान दिया जाता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि जो हमारा पहले का समय था उसमें हमने महिलाओं के लिए कुछ भी नीतियां नहीं बनाई थी, लेकिन आज के समय में जो हमारा प्रशासन है, जो हमारा लोक प्रशासन है, जो सरकार की योजनाएं है वे ज्यादातर समान अवसर, सामाजिक न्याय और महिला सशक्तिकरण को ही महत्व देती है। तो इसीलिए जो पॉलिसीज है उनको बनाते समय उन्हें ध्यान में रखना जरूरी होता है। तो यही था हमारा एक छोटा सा परिचय। परिचय के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है स्टूडेंट, वो हमारा आता है लोक प्रशासन के लैंगिक परिप्रेक्ष्य का अध्ययन। तो अब हम समझ लेते हैं लोक प्रशासन में लैंगिक परिप्रेक्ष्य का अध्ययन किस तरीके से कर सकते हैं। तो यह अध्ययन करता है कि प्रशासनिक नीतियां महिलाओं और पुरुषों को कैसे प्रभावित करती है। यानी कि स्टूडेंट, इस अध्ययन का मतलब है कि हम इसमें यह देखते हैं कि जो सरकारी नीतियां होती है वे महिला और पुरुष इन दोनों को किस तरीके से और कैसे प्रभावित करती है। तो आप एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझिएगा, अगर सरकार महिलाओं को पंचायत में आरक्षण देती है तो क्या होगा। तो इससे
यही होगा कि जो महिला है वे निर्णय लेने में भाग लेगी, गांव का विकास भी बेहतर होगा। तो इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य भी आप समझिएगा। उद्देश्य इसका है प्रशासन में समानता लाना, महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना, महिलाओं के खिलाफ भेदभाव खत्म करना। तो स्टूडेंट इसीलिए अगर आप देखें भारत में हमारे कई प्रकार के जो योजनाएं हैं वे हमारी इसी सोच पर आधारित है। जैसे कि आप उदाहरण के लिए देखें, महिलाओं के लिए आरक्षण हो गया जो कि पंचायत में दिया गया है, या अदर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आप देखेंगे तो महिलाओं को आरक्षण मिलेगा। इसी तरीके से मातृत्व लाभ योजना हो गई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाई हो गई, जो कि हमारी बहुत ही बड़ी योजना मानी जाती है। तो यही सभी हमारे इन्हीं सभी उद्देश्य के कारण जो ये योजनाएं हैं इनको शुरू किया गया था। तो यही था हमारा लोक प्रशासन के लैंगिक परिप्रेक्ष्य का अध्ययन। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है नारीवादी दृष्टिकोण को लेकर। तो अब हम समझ लेते हैं, अब हम बात करते हैं नारीवादी दृष्टिकोण यानी कि फेमिनिस्ट अप्रोच के बारे में। तो सबसे पहले आप इसका अर्थ यानी कि इसका मतलब समझिएगा। तो नारीवादी दृष्टिकोण का मतलब है महिलाओं के अधिकारों और समानता की वकालत करना। यानी कि स्टूडेंट इसका सीधा सीधा मतलब यही हुआ कि महिलाओं को समान अधिकार दिलाना ही नारीवादी दृष्टिकोण का मतलब है। तो यह बताता है कि समाज और प्रशासन में महिलाओं के साथ भेदभाव हुआ है और इसे खत्म करना जरूरी है। तो स्टूडेंट पहले क्या होता था, पहले कई जगहों पर लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता था। तो अगर घर में दो बच्चे होते थे, लड़का बोलता था मुझे नया मोबाइल चाहिए तो पापा कहते थे ले ले बेटा, लेकिन अगर लड़की बोलती थी कि मुझे भी मोबाइल चाहिए तो पापा बोलते थे कि तुम्हें मोबाइल लेकर क्या करना है। तो यही सोच बदलना ही हमारा फेमिनिस्ट अप्रोच का एक उद्देश्य है। वे यही चाहते हैं कि जो हमारी ये सोच है, जो नारीवादी सोच है, इसको बढ़ाया जाए। तो इसका उद्देश्य है महिलाओं को समान अधिकार देना, निर्णय प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना, सामाजिक और आर्थिक समानता स्थापित करना। तो उद्देश्य सिंपल है, महिलाओं के लिए ये आवाज उठाते हैं और महिलाओं को समान अधिकार दिलाते हैं। तो यही था हमारा नारीवादी दृष्टिकोण। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है लैंगिक प्रशासन को लेकर। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे लैंगिक प्रशासन के बारे में। तो सबसे पहले आप लैंगिक प्रशासन का अर्थ या मतलब समझिएगा। तो लैंगिक प्रशासन का अर्थ है प्रशासन में जेंडर इक्वालिटी को लागू करना। यानी कि स्टूडेंट इसका सीधा सा मतलब ऐसा हुआ कि सरकार ऐसी पॉलिसीज बनाए जिससे महिला और पुरुष दोनों को समान लाभ मिल सके। तो इसमें यही देखा जाता है कि सरकारी नीतियां महिला और पुरुषों दोनों के लिए समान रूप से लाभदायक हो। यानी कि ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं होना चाहिए जिससे कि जो पुरुष है उनको लाभ ना हो, महिलाओं को लाभ हो, और महिलाओं को लाभ हो, पुरुषों को लाभ ना हो। यानी कि सरकारी नीतियां इस तरीके से होनी चाहिए जिससे कि जो लाभ है वो दोनों को प्राप्त हो सके। आज के समय में अगर आप देखेंगे महिलाओं को ज्यादा लाभ मिलता है, तो इसका कारण भी कहीं ना कहीं हमारा जो इतिहास रहा है उससे जुड़ा हुआ है, क्योंकि जो हमारा इतिहास था उसमें महिलाओं को ये अधिकार नहीं दिए गए थे। तो इसीलिए उस बराबरी को पूरा करने के लिए आज जो महिलाएं हैं उनको आरक्षण दिया जाता है। उदाहरण के रूप में अगर आप देखें, महिला पुलिस थाने, महिला पुलिस स्टेशन जो होते हैं, इसी तरीके से महिलाओं के लिए विशेष योजनाएं होती है जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और थर्ड आता है कार्यस्थल पर सुरक्षा। यानी कि हर जगह पर जो महिला है उनको प्रायोरिटी दी जाती है, उनको उनकी जो योजनाएं होती है, उनकी जो सुरक्षितता या उनकी जो सुरक्षा होती है वो बहुत ही ज्यादा ध्यान में रखी जाती है। तो यही है हमारा लैंगिक प्रशासन जिसे मैंने आपको बता दिया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है लैंगिक शासन। तो अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये तो दोनों एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें वो हमारा लैंगिक प्रशासन था और एक ये हमारा लैंगिक शासन है। तो इनका अर्थ भी इसीलिए बदल जाता है। तो सबसे पहले आप समझिएगा लैंगिक शासन आखिर होता क्या है। तो लैंगिक शासन का अर्थ है शासन की सभी नीतियां और निर्णयों में जेंडर पर्सपेक्टिव को शामिल करना। तो लैंगिक प्रशासन में क्या सीमित था, आप एक सीधा सा आंसर मुझे बताइएगा। लैंगिक प्रशासन जो था उसमें केवल नीतियां थी, लेकिन जो हमारा लैंगिक शासन है इसमें नीतियों के साथ जो निर्णय है उसमें भी जेंडर पर्सपेक्टिव को शामिल किया गया है। तो इसीलिए जो लैंगिक प्रशासन का मतलब है वो यही है कि हर पॉलिसी में जेंडर पर्सपेक्टिव शामिल हो। इसका उद्देश्य है महिलाओं को निर्णय प्रक्रिया में शामिल करना, महिलाओं की समस्याओं को समझकर नीतियां बनाना। तो स्टूडेंट अगर आप देखें भारत में जो 33% आरक्षण महिलाओं के लिए दिया गया है, इससे क्या हुआ, इससे हुआ आज जो हजारों महिलाएं हैं वे सरपंच और नेता बन चुकी है। अगर हम ये आरक्षण नहीं देते तो जो महिलाओं की भूमिका है, जो महिलाओं की स्थिति है वो समाज में कहीं ना कहीं पिछड़ी रहती। लेकिन आज जब हमने 33% आरक्षण महिलाओं को पंचायत में दे दिया है तो आज हजारों महिलाएं सरपंच और नेता बन चुकी है। तो यही था हमारा लैंगिक शासन। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है
प्रशासन में जेंडर को समझने के मानदंड। तो अब हम बात कर लेते हैं कि प्रशासन में जेंडर को किस तरीके से समझा जाता है। तो जेंडर को समझने के लिए स्टूडेंट कुछ आधार दिए गए हैं, तो उन सभी महत्वपूर्ण आधार के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो आधार आता है वो हमारा आता है नैतिक न्याय का। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नैतिक या न्याय। तो नैतिक न्याय को आप समझिएगा, नैतिक न्याय होता क्या है। तो इसका मतलब है नैतिकता और न्याय के आधार पर महिलाओं को समान अधिकार देना। यानी कि स्टूडेंट जो महिलाएं होती है उनको नैतिक और न्यायपूर्ण तरीके से समान अधिकार मिलने चाहिए, यही हमारा नैतिक न्याय है। जैसे कि आप उदाहरण की बात करें, समान वेतन हो गई। पहले क्या होता था, समान कार्य और समान समय के आधार पर जो पुरुषों की और महिलाओं की जो वेतन होती थी उनमें बहुत ही ज्यादा फर्क होता था। लेकिन आज के समय में पुरुष और महिला की जो वेतन है वे समान वेतन रखी गई है। इसी तरीके से दोनों को ही समान शिक्षा का अधिकार है। पहले लड़कों को शिक्षा का अधिकार था, लड़कियों को नहीं था, लेकिन आज के समय में लड़कों और लड़की दोनों को ही समान शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। तो महिलाओं को अवसर और संसाधनों में समान हिस्सा मिलना चाहिए, यही हमारा एक नैतिक न्याय है। तो स्टूडेंट अगर आप एक उदाहरण के माध्यम से समझेगा, अगर एक ही काम के लिए लड़कों को 20,000 और लड़की को 15,000 मिलेंगे तो यह गलत है। तो इसीलिए इन सभी को नैतिकता और न्याय के आधार पर महिलाओं को समान अधिकार देना ही हमारा नैतिक न्याय है। तो यही था हमारा नैतिक न्याय। इसके बाद सेकंड जो मानदंड आता है हमारा वो आता है विशेषज्ञता। तो अब हम बात कर लेते हैं विशेषज्ञता के बारे में। तो विशेषज्ञता का अर्थ है प्रशासन में जेंडर इशू को समझने के लिए विशेष ज्ञान और कौशल होना चाहिए। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं विशेषज्ञता का अर्थ क्या हुआ। तो विशेषज्ञता का अर्थ यही हुआ कि किसी क्षेत्र में किसी व्यक्ति का विशेष होना या किसी व्यक्ति को विशेष ज्ञान होना। तो यहाँ पर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम जेंडर इशू, जेंडर इक्वालिटी के बारे में बात कर रहे हैं। तो जेंडर इशू को समझने के लिए प्रशासन में विशेष ज्ञान और ट्रेनिंग होना जरूरी है, इसको ही हम विशेषज्ञता कहते हैं। तो इसके लिए अधिकारी और कर्मचारी को जेंडर ट्रेनिंग दी जाती है। तो इसीलिए जो हमारे कई सरकारी अधिकारी होते हैं उनको जेंडर ट्रेनिंग दी जाती है और इसे ही हम विशेषज्ञता कहते हैं। तो यही था हमारा प्रशासन में जेंडर को समझने के मानदंड, जो कि मैंने आपको बता दिया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है सामाजिक भागीदारी की अवधारणा को लेकर। तो अब हम बात कर लेते हैं सामाजिक भागीदारी आखिर होता क्या है। तो सामाजिक भागीदारी का मतलब है समाज के सभी वर्गों की शासन में भागीदारी। यानी कि स्टूडेंट सामाजिक भागीदारी का सीधा सीधा अर्थ यही है कि समाज के सभी वर्गों को शासन में भाग लेना चाहिए, चाहे वो कोई सा भी वर्ग हो, चाहे अमीर वर्ग हो, चाहे गरीब वर्ग हो, चाहे महिला वर्ग हो, चाहे पुरुष वर्ग हो। तो इसमें जो महिलाओं की भूमिका है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। तो स्टूडेंट आप एग्जाम्पल के माध्यम से समझिएगा, अगर गांव की पंचायत में महिला हो तो वे ज्यादा किस चीजों पर ध्यान देगी। तो ज्यादातर वे जो ध्यान देगी वे पानी पर, स्वास्थ्य पर और बच्चों की शिक्षा पर, और जो हमारी एक तरीके से आप कह सकते हो जो गर्भवती महिलाएं होती है उनके लिए भी वे ज्यादा ध्यान देगी। तो इससे जो लोकतंत्र है, जो हमारी डेमोक्रेसी है वो भी स्ट्रांग होगी और जो नीतियां है वे भी ज्यादा इफेक्टिव कहलाएगी। तो यही थी हमारी सामाजिक भागीदारी की अवधारणा, जिसमें समाज के सभी वर्गों की शासन में भागीदारी होनी चाहिए। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है लैंगिक मुद्दे सामान्य मानदंड को लेकर। तो अब हम बात कर लेते हैं लैंगिक मुद्दे कुछ सामान्य मानदंड के बारे में। तो महिलाओं से जुड़े कुछ प्रमुख मुद्दे शिक्षा की कमी, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी, रोजगार में असमानता, घरेलू हिंसा, सामाजिक भेदभाव। तो स्टूडेंट जो महिला है उनसे जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं, जैसे कि शिक्षा की कमी। आप देखें आज भी अगर हम देखें लगभग 20% हमारी महिलाएं ऐसी होती है जिनको पढ़ने का अधिकार नहीं दिया जाता। उनके घर वालों की तरफ से, सरकार की तरफ से सभी लड़कियों को पढ़ने का अधिकार है, लेकिन जो उनके पेरेंट्स होते हैं वे उनको पढ़ने नहीं देते। इसी तरीके से स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी होती है लड़कियों के लिए, रोजगार में असमानता होती है, घरेलू हिंसा का बहुत बड़ा वे शिकार होती है। तो इन समस्याओं को हल करने के लिए जो सरकार है उनको एक विशेष नीतियां बनानी पड़ती है, जिन्हें ही हम लैंगिक मुद्दे कहते हैं। तो लैंगिक मुद्दे जो हमारे होते हैं वे हमारे कुछ ऐसे ही मुद्दे होते हैं जिनको दूर करने के लिए प्रशासन विशेष नीतियां बनाती है। तो यही था हमारा लैंगिक मुद्दे सामान्य मानदंड। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है लोक प्रशासन और विकास को बढ़ावा देना। तो अब हम बात कर लेते हैं लोक प्रशासन और विकास को बढ़ावा देने की। तो सबसे पहले आप लोक प्रशासन का उद्देश्य समझिएगा। तो लोक प्रशासन का उद्देश्य है समाज का समग्र विकास करना, जिसमें महिलाओं का विकास भी शामिल है। तो लोक प्रशासन का सीधा सा उद्देश्य यही है कि जो समाज है उसको विकसित किया जाए और उसमें
किसी भी वर्ग को पीछे ना छोड़ा जाए, चाहे वो महिला वर्ग हो, चाहे वो पुरुष वर्ग हो, चाहे वो अमीर वर्ग हो, चाहे वो गरीब वर्ग हो। तो इसमें महिलाओं का जो विकास है उसको भी शामिल किया जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट जो आता है इसमें वो आता है स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति को लेकर। तो महिलाओं और बच्चों का स्वास्थ्य विकास का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। तो स्टूडेंट, इसके लिए जो सरकार है वो कई प्रकार की योजनाएं चलाती है, जैसे आप देखें आंगनवाड़ी योजना हो गया या जननी सुरक्षा योजना हो गया। तो इससे क्या होता है, इससे जो महिला है और जो बच्चों का स्वास्थ्य है वो भी सुधरता है और उनका पोषण भी सुधरता है। तो जैसे कि अगर आप देखें जो हमारा स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति को लेकर अगर हम बात करें तो कई जगह पर आपने देखा होगा जो गर्भवती महिला होती है उनको एक विशेष पौष्टिक आहार प्रदान किया जाता है। तो यही था हमारा स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति। सेकंड हमारा जो आता है वो हमारा आता है महिलाओं के लिए शिक्षा। तो अब हम बात कर लेते हैं महिलाओं की शिक्षा के बारे में। तो शिक्षा महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाती है। तो आप समझिएगा, जब तक किसी महिला को शिक्षा प्राप्त नहीं होगी तब तक वो कैसे समझेगी कि प्रशासन में कैसे भाग लेना है, जनता को कैसे संभालना है और अपनी आवाज को कैसे उठाना है। तो इसके लिए जो सरकार थी उन्होंने कई प्रकार की योजनाएं शुरू करी, जैसे कि आप देखें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना। तो इन सभी योजना का उद्देश्य यही था कि जो शिक्षा है वो सभी महिलाओं तक पहुंच सके और वे खुद को आत्मनिर्भर और सशक्त बना सके। तो यही था महिलाओं के लिए शिक्षा। थर्ड हमारा आता है बालिकाओं की स्थिति। तो अब हम बात कर लेते हैं बालिकाओं की स्थिति के बारे में। तो कई समाजों में लड़कियों को कम महत्व दिया जाता है। तो स्टूडेंट, आज भी अगर आप देखें बहुत से ऐसे समाज होते हैं जिसमें पहले से ही लड़कियों को कम महत्व दिया जाता था और आज भी कम महत्व दिया जाता है। तो इसके लिए जो हमारी सरकार है उन्होंने अलग अलग प्रकार की योजनाएं शुरू करी, जैसे कि आप देखें बालिका शिक्षा, पोषण योजनाएं। तो इससे जो लड़कियों की शिक्षा है उसको बढ़ावा मिला और साथ ही उनका जो सामाजिक और आर्थिक विकास है वो भी हो सका। तो यही था बालिकाओं की स्थिति को लेकर। फोर्थ हमारा आता है महिला और वंचित वर्गों को लेकर। तो महिला और वंचित वर्ग में अगर हम बात करें तो समाज में कुछ महिलाएं दोहरी समस्याओं का सामना करती है, जैसे गरीबी, जातीय भेदभाव। तो स्टूडेंट, जो महिला होती है उनको सिर्फ एक तरीके से शिक्षा को लेकर इशू नहीं है, बल्कि गरीबी और जातीय भेदभाव की उनके लिए बहुत बड़ा इशू बन जाता है। तो इसके लिए भी सरकार बहुत सारी योजनाएं बनाती है, जिससे कि जो महिलाएं हैं वे अगर अकेले भी है तो वे अपने आप को सशक्त कर सके, अपनी आवाज को मजबूत बना सके। तो यही था हमारा महिलाएं और वंचित वर्ग, जिसके साथ ही हमारा लोक प्रशासन और विकास को बढ़ावा देने का जो टॉपिक है वो भी समाप्त होता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा निष्कर्ष का लेखा है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे निष्कर्ष के बारे में। तो निष्कर्ष हमारा लास्ट टॉपिक रहने वाला है। तो निष्कर्ष में आज हमने सीखा कि जो आधुनिक लोक प्रशासन है उसमें जेंडर इक्वालिटी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। तो जेंडर इक्वालिटी क्या है इसको हमने समझ लिया। इसी के बाद सेकंड पॉइंट आता है महिलाओं की भागीदारी के बिना विकास संभव नहीं है। तो अगर हमें समाज का विकास करना है तो उसके लिए सबसे पहले हमें महिलाओं का विकास करना पड़ेगा। तो इसीलिए जो प्रशासन है उसको कुछ ऐसी पॉलिसीज या ऐसी नीतियां बनानी चाहिए जो कि महिलाओं को सशक्त बनाए और उनको समान अवसर प्रदान कर सके। तो इससे ही जो समाज है वो आगे बढ़ सकता है। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, जिसके साथ ही हमारा यूनिट नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट, यही थी हमारी 4th यूनिट, जिसके इंपोर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको शॉर्ट्स में एक्सप्लेन कर दिए हैं। अगर किसी स्टूडेंट को ये नोट्स चाहिए होंगे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। एंड अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई भी डाउट या क्वेरी होती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में या इंस्टा पेज को फॉलो करके भी पूछ सकते हैं। डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर आपको लेक्चर उपयोगी लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले सब्जेक्ट के लिए तैयार रहिएगा, जहां हम बात करेंगे किसी अदर सब्जेक्ट की। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।